शादी की शहनाइयां बज रही थीं। सभी मंडप के बाहर खड़े बारात का इंतजार कर रहे थे। शिखा अपने दोनों बच्चों को सजे धजे और मस्ती करते देखकर बहुत खुश हो रही थी और शादी के मजे लेते हुए उन पर नजर रखे हुए थी। तभी उसकी नजर रिया पर पड़ी, जो एक कोने में गुमसुम सी अपनी माँ के साथ चिपकी खड़ी थी। रिया और शिखा दूर के रिश्ते की चचेरी बहनें थीं। दोनों बचपन से ही अक्सर शादी ब्याह जैसे पारिवारिक कार्यक्रमों में मिलती थीं। रिया को देख शिखा ने वहीं से आवाज लगाई, रिया, रिया। शायद रिया अपने आप में ही खोई हुई थी। उसे शिखा की आवाज सुनाई भी न दी। शिखा स्वयं ही उसके पास पहुंची और चहक कर बोली, कैसी है रिया? रिया ने जैसे ही शिखा को देखा मुस्कुराकर बोली, ठीक हूं, तू कैसी है? बिल्कुल ठीक हूं। कितने साल हुए ना हम दोनों को मिले। शादी क्या हुई, बस ससुराल के ही होकर रह गए। शिखा ने कहा, आओ मैं तुम्हें अपने बच्चे से मिलवाती हूं। रिया उन्हें देखकर बस मुस्कुरा दी। शिखा को लगा रिया कुछ बदली बदली है। पहले तो वह चिड़िया सी फुदकती और चहकती रहती थी, अब इसे क्या हो गया, मायके में है। फिर भी गम की घटाएं चेहरे पर क्यों? जब वह सभी रिश्तेदारों से मिली तो उसे मालूम हुआ कि रिया की उसके पति से तलाक की बात चल रही है। वह सोचने लगी, ऐसा क्या हो गया? शादी को इतने वर्ष हो गए और अब तलाक। उससे रहा न गया, इसलिए मौका ढूंढने लगी कि कब रिया अकेले में मिले और कब वह इस बारे में बात करे। शिखा ने देखा कि शादी में फेरों के समय रिया अपने कमरे में गई है, तो वह भी उसके पीछे पीछे चली गई। शिखा ने कुछ औपचारिक बातें कर कहा, मेरी प्यारी बहना, बदली बदली सी क्यों लगती है? कोई बात है तो मुझे बता। पहले तो रिया नानुकर करती रही, लेकिन जब शिखा ने उसे बचपन में साथ बिताए पलों की याद दिलाई तो उसकी रुलाई फूट पड़ी। उसे रोते देख शिखा ने पूछा, क्या बात है? पति से तलाक क्यों ले रही है? तुझे परेशान करता है क्या? ऐसा कुछ नहीं, वे तो बहुत नेक इंसान हैं, रिया ने जवाब दिया। तो फिर क्या बात है रिया, तलाक क्यों? शिखा ने पूछा। रिया के नयनों की शांत धारा सिसकियों में बदल गई। कमी मुझ में है, मैं ही अपने पति को वैवाहिक सुख नहीं दे पाती। मुझे पति के पास जाना भी अच्छा नहीं लगता। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मेरा अतीत मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। कौन सा अतीत? आज रिया सब कुछ बता देना चाहती थी। वह राज जो बरसों से घुन की मानिंद उसे अंदर से खोखला कर रहा था। जब उसने अपनी माँ को बताया था तो उन्होंने भी उसे कितना डांटा था। उसकी आधी अधूरी सी बात सुनकर शिखा कुछ समझ न पाई और बोली, रिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? रिया उसके गले लग खूब रोई और बोली, वे हमारे दूर के रिश्ते के दादा हैं ना, गांव वाले। किसी शादी में हमारे शहर आए थे और एक दिन हमारे घर भी रुके थे। माँ को उस दिन डॉक्टर के पास जाना था। माँ को लगा कि दादा हैं, इसलिए मुझे भाई के भरोसे घर में छोड़ गईं। जब भैया खेलने गए तो दादा मुझे छत पर ले गए और कहकर वह रोने लगी। उसकी बात सुनकर शिखा की आंखों में मानो खून उतर आया। उसके मुंह से अनायास ही निकला, राक्षस, वहशी, दरिंदा और न जाने कितनी युवतियों को उसने अपना शिकार बनाया होगा। तुम्हें मालूम है वह बुढ़ा तो मर चुका है। उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी अपना शिकार बनाया था। मैं एक शादी में गई थी, वह भी वहां आया हुआ था। मेरी माँ मुझे शादी के फेरों के समय कमरे में अकेली छोड़ गई थी। सभी लोग फेरों की रस्म में व्यस्त थे। उसने मौका देख मेरे साथ बलात्कार किया। मात्र 15 वर्ष की थी मैं उस वक्त। जब मेरे चीखने की आवाज सुनाई दी तो मेरी माँ दौड़ कर आई और पिताजी ने उन दादाजी को खूब भला बुरा कहा, लेकिन रिश्तेदारों और समाज में बदनामी के डर से यह बात छिपाई गई। वही तो, रिया कहने लगी, मेरी माँ ने तो उलटा मुझे ही डांटा और कहा कि यह तो बड़ा अनर्थ हो गया, बिन ब्याहे ही यह संबंध। न जाने अब कोई मुझसे विवाह करेगा भी या नहीं। जैसे कसूर मेरा ही हो, मैं क्या करती। उस समय सिर्फ 15 वर्ष की थी, इसलिए समझती भी नहीं थी कि बलात्कार क्या होता है। लेकिन शादी के बाद जब भी मेरे पति नजदीक आए तो मुझे बार बार वही हादसा याद आया और मैं उनसे दूर जा खड़ी हुई। जब वे मेरे नजदीक आते हैं तो मुझे लगता है एक और बलात्कार होने वाला है। शिखा ने पूछा, तो फिर वे तुमसे जबरदस्ती तो नहीं करते? नहीं, कभी नहीं, रिया बोली। तब तो तुम्हारे पति सच में बहुत नेक इंसान है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण वे दुख की जिंदगी जिएं, इसलिए मैंने ही उनसे तलाक मांगा है।
मैं तो उन्हें वैवाहिक सुख नहीं दे पाती, पर उन्हें तो आज़ाद करूं इस बंधन से। ओह, तो यह बात है। मतलब तुम मन ही मन उन्हें पसंद तो करती हो? हाँ, रिया बोली। मुझे अच्छे लगते हैं वे, किंतु मैं मजबूर हूं। तुमने मुझे अपना सबसे बड़ा राज बताया है, तो क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं? देखो रिया, मेरे साथ भी यह हादसा हुआ, लेकिन माम पिताजी ने मुझे समझा दिया कि मेरी कोई गलती नहीं, पर तुम्हें तो उलटा तुम्हारी माँ ने ही कसूरवार ठहरा दिया। शायद इसलिए तुम अपने आप को गुनहगार समझती हो। शिखा बोली। तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति से बात करूं इस बारे में? नहीं नहीं, तुम ऐसा कभी न करना, रिया ने कहा अपने पति को। अब चलो, प्रायश्चित भी तुम ही करो। रिया विवाह संपन्न होते ही ससुराल चली गई। उसने अपने पति के पास जाने की पहल की और साथ ही साथ काउंसलर ने भी उसका फोन पर मार्गदर्शन किया। उसके व्यवहार में बदलाव देख उसके पति भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने रिया को एक दिन अपनी बाहों में भरकर पूछा, क्या बात है रिया, आजकल तुम्हारा चेहरा गुलाब सा खिला रहता है? वह जवाब में सिर्फ मुस्कुरा दी और बोली, अब मैं सदा के चाइंग्स। रिया मुस्कुरा उठी। शिखा उसे अपने साथ घर लाई और बोली, अब तलाक की बात दिमाग से निकाल दो और अपने पति के पास जाने की पहल तुम खुद करो। इतने वर्ष बहुत सताया तुमने अपने पति को, अब चलो, प्रायश्चित्त भी तुम ही करो। रिया विवाह संपन्न होते ही ससुराल चली गई। उसने अपने पति के पास जाने की पहल की और साथ ही साथ काउंसलर ने भी उसका फोन पर मार्गदर्शन किया। उसके व्यवहार में बदलाव देख उसके पति भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने रिया को एक दिन अपनी बाहों में भरकर पूछा, क्या बात है रिया, आजकल तुम्हारा चेहरा गुलाब सा खिला रहता है? वह जवाब में सिर्फ मुस्कुरा दी और बोली, अब मैं सदा के लिए तुम्हारे साथ खिली रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे तलाक नहीं चाहती। उसके पति ने कहा, थैंक्स रिया, लेकिन यह मैजिक कैसे? वह बोली, थैंक्स शिखा को कहो, अभी फोन मिलाती हूँ उसे। कहकर उसने शिखा का फोन मिला दिया। उधर से शिखा ने रिया के पति से कहा, थैंक्स की बात नहीं, बस ये ध्यान रखना कि गुलाब यूं ही खिले रहें।